एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। स्टूडेंट्स, अभी हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में स्टडी करते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, सुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। स्टूडेंट्स, जो इंडस्ट्रीज अपने रॉ मटेरियल के लिए एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती हैं, उन्हीं इंडस्ट्रीज़ को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के स्टूडेंट्स एग्जांपल हैं कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर और एडिबल ऑयल। एडिबल ऑयल वो होता है स्टूडेंट्स जिसको हम कुकिंग ऑयल भी कह देते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में स्टूडेंट्स हम मेनली रूप से 3 इंडस्ट्रीज़ के बारे में स्टडी करेंगे, टेक्सटाइल, शुगर और जूट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, और ये एक क्या है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 14%, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35% डायरेक्टली, द सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर एग्रीकल्चर, एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स अबाउट 24.6%। स्टूडेंट्स, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में एक यूनिक पोजीशन रखती है। ओवरऑल इंडस्ट्री की बात की जाए तो ओवरऑल इंडस्ट्री में भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है स्टूडेंट्स। ऑक्यूपाइज मीन रखना, यूनिक पोजीशन महत्वपूर्ण स्थान। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इंडियन इकोनॉमी में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करती है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14%, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में स्टूडेंट्स ये कंट्री में लगभग 35 मिलियन पर्सनस को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट देती है। और एग्रीकल्चर के बाद में यदि एम्प्लॉयमेंट देने में किसी इंडस्ट्री का नाम आता है तो वो आता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। और फॉरेन एक्सचेंज भी ये स्टूडेंट्स अर्निंग करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी कंट्री में। अर्निंग मीन अर्जित करना, और एक्सचेंज होती है मुद्रा। तो विदेशी मुद्रा भी हमारी कंट्री की 24.6% टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा ही आती है। तो प्रोडक्शन भी कंट्री का 14% करती है, एम्प्लॉयमेंट भी 3.5 करोड़ लोगों को देती है। इसके साथ साथ कंट्री में 24.6% फॉरेन एक्सचेंज भी ये कंट्री अर्न करती है, विदेशी मुद्रा इतने परसेंट कंट्री के लेके आती है। तो बहुत ही यूनिक पोजीशन है इस इंडस्ट्री का हमारी कंट्री में स्टूडेंट। इट कंट्रीब्यूट्स 4% टुवार्ड्स जीडीपी। स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्री की जीडीपी में भी 4% कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी आप जानते ही हैं स्टूडेंट्स क्या होती है, वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in all 3 sectors during a year. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain from raw material to the highest value added products. Students, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कंट्री की अकेली इंडस्ट्री है जो कि सेल्फ रिलायंट है, मीन्स आत्मनिर्भर है, और कंप्लीट है वैल्यू चेन के मामले में, रॉ मटेरियल से लेकर के और हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट तक। स्टूडेंट्स, इसके 2 मीनिंग यहाँ पे बनेंगे कि इस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल से और जब तक हाईएस्ट प्रोडक्ट नहीं बनता तो वैल्यू ऐड होती जाती है। मीन्स जैसे रॉ मटेरियल इस इंडस्ट्री में कॉटन हो गई, मीन कपास हो गई, कपास से फिर आपके रुई बनती है, रुई से फिर धागा बनता है, धागे से फिर कपड़ा बनता है। तो हर प्रोडक्ट के साथ में स्टूडेंट्स वैल्यू ऐड होती जाती है, तो इसको बोलते हैं वैल्यू चेन, मीन कीमत बढ़ती जाती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये भी हम बोल देंगे कि इंडस्ट्री आत्मनिर्भर है, मीन्स इसमें रॉ मटेरियल की भी कमी नहीं पड़ती, और जो भी प्रोडक्ट इसमें बनता है स्टूडेंट्स, उस हर प्रोडक्ट में इंडस्ट्री कंप्लीट है। फिगर 6.3 वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में
जब एक प्रोडक्ट के बाद दूसरा प्रोडक्ट बनता है तो वैल्यू ऐड होती जाती है, मीन्स कीमत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम करते हैं, देखिए फाइबर प्रोडक्शन में। तो फाइबर प्रोडक्शन के थ्रू बनता स्टूडेंट्स रो फाइबर। जैसे हम कपास लेके आते हैं खेत से और उस कपास की हम गिनिंग करते हैं। गिनिंग के थ्रू क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सीड है जिसको हम बिनोला कह देते हैं वो अलग हो जाता है और रुई अलग हो जाती है। तो फाइबर प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स गिनिंग होती है और रो फाइबर जैसे रुई हो गई तो वो पैदा किया जाता है। फिर स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स फाइबर प्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट स्टेज। तो स्पिनिंग में बनता है स्टूडेंट्स यार्न, धागा बनेगा। फिर स्पिनिंग के बाद अगली स्टेज होगी वीविंग, नीटिंग। इसमें कपड़े की बुनाई होती है स्टूडेंट्स। जैसे हम स्वेटर वगैरह बनाते हैं तो वो तो नीटिंग हो गई, और जैसे हम शर्ट पहनते हैं स्टूडेंट्स वो वीविंग के थ्रू बनती है। तो वीविंग नीटिंग की प्रोसेस के बाद स्टूडेंट्स बनता है फैब्रिक। और फिर दो प्रोसेस इकट्ठी हो जाती हैं स्टूडेंट्स। चाहे तो आप पहले गारमेंट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, उसके बाद फिर उस गारमेंट की डाइंग और फिनिशिंग कर सकते हैं। और चाहे स्टूडेंट्स आप पहले डाइंग और फिनिशिंग कर सकते हैं और फिर उसके बाद आप गारमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। तो गारमेंट तो स्टूडेंट्स जो हम रेडीमेड कपड़े लेके आते हैं दुकान से वही गारमेंट होता है। और डाइंग क्या होती है स्टूडेंट्स, डाइंग होती है प्रोसेस जिसमें हम कपड़े को रंग करते हैं, डाई करते हैं, कलर करते हैं, उसको डाइंग कहते हैं स्टूडेंट। और फिनिशिंग स्टूडेंट्स कपड़े की लास्ट स्टेज होती है, मीन्स क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग की। इसमें फिनिशिंग में स्टूडेंट्स कपड़े का लुक सुधारा जाता है, उसकी परफॉर्मेंस सुधारी जाती है और कपड़े में कोई कमी ना रह जाए और कस्टमर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, ये सारा काम फिनिशिंग में ही किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे हम फर्नीचर बनाते हैं, फर्नीचर के सबसे लास्ट में हम पॉलिश करते हैं, उसको चमक देते हैं फर्नीचर को, ताकि कस्टमर उससे अट्रैक्ट हो सके और उसको ख़रीद सके। तो यही काम फिनिशिंग में होता है। तो स्टूडेंट्स ये गारमेंट प्रोडक्शन की स्टेजेस हैं और हर स्टेज के बाद वैल्यू ऐड होती जाती है, मीन्स जो भी नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है तो उसकी कीमत बढ़ती जाती है। कॉटन टेक्सटाइल्स स्टूडेंट्स, अभी हम कॉटन टेक्सटाइल्स की हिस्ट्री देखते हैं। कॉटन टेक्सटाइल मीन सूती कपड़ा। इन एंशेंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। स्टूडेंट्स एंशियंट इंडिया में मीन्स प्राचीन भारत में हमारे कंट्री में जो कॉटन टेक्सटाइल्स बनाए जाते थे, सूती कपड़े बनाए जाते थे, वो हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग की टेक्निक के द्वारा बनाए जाते थे। मीन्स स्पिनिंग होती थी, जो धागा बनाया जाता था वो भी हाथ से ही बनाया जाता था, और वीविंग भी हाथ से चलने वाले लूम्स की टेक्निक से ही होती थी, क्योंकि लूम्स ही वो डिवाइस होता था स्टूडेंट्स जिसके थ्रू वीविंग की जाती थी हमारे कंट्री में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि एंशियंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल कैसे प्रोड्यूस होता था, कौन सी टेक्निक्स उसमें यूज होती थी। तो आप इसमें बता देंगे स्टूडेंट्स की हैंड स्पिनिंग और हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स इसमें यूज होती थी। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज। स्टूडेंट्स 18th सेंचुरी के बाद पावर लूम्स आ जाते हैं, मीन्स बिजली से चलने वाले लूम्स आ जाते हैं। लूम्स मैंने आपको बता ही दिया, ऐसा डिवाइस होता था जिसके थ्रू वीविंग होती थी। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड ए सेटबैक ड्यूरिंग द colonial period because they could not compete with the meal made cloth from England. स्टूडेंट्स
हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी, ट्रेडिशनल इंडस्ट्री कौन सी होगी स्टूडेंट्स? जो इंडस्ट्रीज हमारी पावर लूम या हैंडलूम के थ्रू चलती थी उन्हीं को बोलेंगे ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट्स हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को सेटबैक आ गया, मीन्स थोड़ी पीछे चलेगी कॉलोनियल पीरियड के दौरान। कॉलोनियल पीरियड बोलेंगे स्टूडेंट्स जो ब्रिटिश हुकूमत का पीरियड था, या जिस टाइम हम ब्रिटिश लोगों के ग़ुलाम थे उसी को बोलेंगे कॉलोनियल पीरियड। तो कॉलोनियल पीरियड के दौरान हमारी इंडस्ट्री को सेटबैक का सफ़र करना पड़ा, मीन्स हमारी इंडस्ट्री पीछे चली गई, क्योंकि वो इंग्लैंड के मशीन से बने हुए क्लॉथ के साथ में compete नहीं कर सकी, क्योंकि वो क्लॉथ काफ़ी सस्ता होता था और हमारा जो हैंड स्पन या हैंड वीविंग टेक्निक से बना क्लॉथ महंगा होता था। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। स्टूडेंट्स, इंडिया की सबसे पहली सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल मुंबई में लगी 1854 में। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं। द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप। इंडिया वाज ए ब्रिटिश कॉलोनी। स्टूडेंट्स, टू वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में लड़े गए, और जिस टाइम फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर यूरोप में लड़े गए उस टाइम इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था। देयर वाज ए डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव ए बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटेन की सारी इंडस्ट्रीज़ वॉर की डिमांड को पूरा करने में लग गई, तो ब्रिटेन में क्लॉथ की कमी पड़ गई। तो ब्रिटेन ने अपनी क्लॉथ की डिमांड को पूरा करने के लिए इंडियन इंडस्ट्री को क्लॉथ बनाने के लिए बोला। तो इससे इंडियन इंडस्ट्री को काफ़ी बूस्ट मिला, बढ़ावा मिला, और इंडियन इंडस्ट्री की काफ़ी ग्रोथ हुई। एज ऑन 30 नवंबर 2011 there were 1946 cotton and human made fiber textile mill in the country। स्टूडेंट, 30 नवंबर 2011 के अकॉर्डिंग हमारी कंट्री में 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल थी। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर and the rest in the public and cooperative sectors। Students, in 1946 मिल्स में से 80% प्राइवेट सेक्टर की थी और जो 20% थी वो पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर्स की मिल थी। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर several thousand small factories with 4 to 10 looms। और इन 1946 मिल्स के अलावा स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में और भी हज़ारों मिल्स हैं, स्मॉल फैक्ट्रीज हैं, जिनमें 4 से लेकर के 10 लूम तक काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ डाटा था टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। इन द अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat। स्टूडेंट्स, शुरुआती कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज महाराष्ट्र और गुजरात की कॉटन ग्रोइंग बेल्ट्स में लोकेटेड थी। मीन्स महाराष्ट्र और गुजरात के जिन रीजन्स में कॉटन ग्रो होती थी, मीन कपास की फसल उगाई जाती थी, वहीं पे स्टूडेंट्स ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल मिल लोकेटेड थी। इसके पीछे कई रीजन थे स्टूडेंट्स। देखते हैं कि अर्ली ईयर्स में, शुरुआती सालों में ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल मिल्स महाराष्ट्र और गोवा में ही क्यों लोकेटेड थी। एक तो स्टूडेंट्स
महाराष्ट्र और गुजरात में रॉ कॉटन अवेलेबल था, क्योंकि स्टूडेंट्स महाराष्ट्र और गुजरात डेक्कन प्लेट्यू में आते हैं और यहाँ पे स्टूडेंट्स ब्लैक सॉइल मिलती है और ब्लैक सॉइल कॉटन की क्रॉप के लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे कॉटन बहुत अच्छी होती थी और आज भी होती है। तो इंडस्ट्रीज को कच्चा माल मिल जाता था स्टूडेंट्स, इसी वजह से यहाँ पे शुरुआती मिल्स लोकेटेड थी। एक स्टूडेंट्स मार्केट अच्छी थी तैयार माल को बेचने के लिए। ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी, असेसिबल थी, पहुंच के अंदर थी। और मुंबई जैसी पोर्ट की फैसिलिटी भी इस एरिया में लोकेटेड थी स्टूडेंट्स, जिसके थ्रू माल बाहर एक्सपोर्ट किया जा सकता था। सस्ता लेबर मिल जाता था स्टूडेंट्स। और एक और महत्वपूर्ण बात कि इन एरियाज़ की जो क्लाइमेट थी वो आज भी है, ये मॉइस्ट थी स्टूडेंट्स, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्लाइमेट मॉइस्ट होगी, मॉइस्चर होगा, तो उसमें उतना ही धागा मजबूत होता है स्टूडेंट्स। तो ये रीज़न थे शुरुआती मिल जो महाराष्ट्र और गुजरात की कॉटन ग्रोइंग बेल्ट में लगी, उनके लगने के। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर and provides a living to farmers, cotton ball pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring and sewing. स्टूडेंट्स, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एग्रीकल्चर के साथ क्लोज लिंक है, मीन्स बहुत ही नज़दीक का संबंध है। स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्री फार्मर्स को लिविंग मीन आजीविका प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ कॉटन बॉल प्लकर्स, जो लोग कपास को चुनते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी ये इंडस्ट्री रोज़गार देती है। और भी दूसरे वर्कर्स हैं स्टूडेंट्स, जिनको इस इंडस्ट्री की वजह से रोज़गार मिलता है, जैसे गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग, सोइंग, ये सभी काम करने वाले वर्कर्स को भी ये इंडस्ट्री रोज़गार देती है। गिनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम जो कॉटन का बॉल होता है उसमें से रुई अलग कर देते हैं और स्टूडेंट्स उसमें से सीड हम अलग कर देते हैं, तो उसी प्रोसेस को गिनिंग कहते हैं। स्पिनिंग होती है स्टूडेंट्स यार्न, धागा बनाने की प्रोसेस। वीविंग में कपड़ा बना जाता है। डाइंग की प्रोसेस में कपड़े में रंग किया जाता है। और स्टूडेंट्स डिज़ाइनिंग भी की जाती है, कपड़े की अलग अलग डिज़ाइन उसमें डाले जाते हैं। पैकेजिंग भी होती है स्टूडेंट्स, कपड़े की पैक किया जाता है उसको। टेलरिंग, जो टेलर होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी ये इंडस्ट्री रोज़गार देती है। सोइंग, सिलाई का काम करने वालों को भी इंडस्ट्री रोज़गार देती है स्टूडेंट्स। तो बहुत से लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए, मीन्स आजीविका या रोजी रोटी के लिए इस इंडस्ट्री पे डिपेंड हैं स्टूडेंट। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड्स supports many other industries such as chemical and dyes, packaging materials and engineering works. स्टूडेंट्स, ये इंडस्ट्री डिमांड क्रिएट करके दूसरी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, जैसे केमिकल्स और डाइज की इंडस्ट्रीज़, उसके साथ साथ पैकेजिंग मटेरियल और इंजीनियरिंग वर्क्स की इंडस्ट्रीज़। क्योंकि स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री में कपड़े में कुछ मॉडिफिकेशन करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है, उसको रंगने के लिए डाइज की ज़रूरत होती है। तो वो केमिकल और डाइज भी इंडस्ट्रीज़ में ही बनती हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, जो इसका पैकेजिंग मटेरियल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, वो भी दूसरी इंडस्ट्रीज़ में ही बनता है। और इसकी जो मशीनें हैं स्टूडेंट्स, वो इंजीनियरिंग वर्क्स का कमाल है। तो ये इंडस्ट्री डिमांड को क्रिएट करके दूसरी इंडस्ट्रीज को भी सपोर्ट करती है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यूज टू बी सेंट्रलाइज्ड इन महाराष्ट्र, गुजरात एंड तमिलनाडु, वीविंग इज
highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs of weaving in cotton, silk, जरी, एम्ब्रॉयडरी एट्सेट्रा। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में आज भी स्पिनिंग के सेंटर महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। मीन्स स्पिनिंग आज भी इन 3 स्टेट्स में ही होती है और यहाँ पे स्पिनिंग के अच्छे सेंटर हैं, या बोल देंगे कि स्पिनिंग यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में वीविंग हाईली डिसेंट्रलाइज्ड है। मीन्स वीविंग के सेंटर्स की हमारी कंट्री में अत्यधिक कमी है। ऐसे सेंटर नहीं हैं हमारी कंट्री में स्टूडेंट्स वीविंग के जो स्कोप प्रोवाइड कर सकें, मीन्स अवसर प्रदान कर सकें इनकॉर्पोरेट करने का, शामिल करने का। किस चीज़ को? ट्रेडिशनल स्किल्स को। मीन्स हमारी कंट्री में जो वीविंग की ट्रेडिशनल स्किल हैं, परंपरागत जो आपके कौशल हैं या स्किल्स हैं, उनको इनकॉर्पोरेट कर सके, शामिल कर सकें, ऐसे सेंटर या अवसर देने वाले सेंटर हमारी कंट्री में नहीं है। और उसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ऐसे सेंटर भी नहीं हैं जो कॉटन, जरी, सिल्क और एम्ब्रॉयडरी में होने वाली वीविंग के डिज़ाइंस को इनकॉर्पोरेट, शामिल करने के स्कोप प्रदान कर सकें, अवसर प्रदान कर सकें। स्टूडेंट्स, एम्ब्रॉयडरी भी कढ़ाई होता है और जरी स्टूडेंट्स होता है एक चांदी का तार होता है, इसके ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है और इससे बने कपड़ों को जरी कहते हैं। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में जो स्पिनिंग का प्रोडक्शन होता है वो वर्ल्ड क्लास का है। मीन्स वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री सबसे अच्छा धागा बनाती हैं उनमें इंडिया का नाम भी है। बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारी वीविंग, कपड़ा बनाने की टेक्निक या कपड़े की सप्लाई इतनी अच्छी नहीं है और हम लो क्वालिटी का कपड़ा या फैब्रिक वर्ल्ड मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी वीविंग इतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी कंट्री में जो भी अच्छे किस्म का यार्न, धागा पैदा होता है स्पिनिंग के थ्रू, उसका हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। हमारी कंट्री में बहुत ही हाई क्वालिटी का यार्न पैदा होता है, लेकिन हमारी वीविंग टेक्निक्स इतनी अच्छी नहीं हैं कि वो हमारी कंट्री में पैदा होने वाले हाई क्वालिटी धागे का इस्तेमाल करके अच्छा फैब्रिक या अच्छा कपड़ा प्रोड्यूस कर सकें। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड इन मिल्स। हमारी कंट्री में वीविंग स्टूडेंट्स मीन्स बुनाई हैंडलूम, पावरलूम और मिल्स में होती है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, जो हैंडस्पन खादी है, हाथ से बनाया गया जो खादी का वस्त्र है, वो लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट देता है हमारी कंट्री के वीवर्स को। बहुत ही बड़ी संख्या में वीवर्स को रोज़गार मिलता है हैंडस्पन खादी से। और ये वीवर्स स्टूडेंट्स अपने घरों में काम करते हैं और इनकी खुद की छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं। कुटीर उद्योग या घरेलू उद्योग भी इनको कहा जा सकता है स्टूडेंट्स। अब आपसे एक क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट्स, व्हाई डिड महात्मा गांधी ले एम्फसिस ऑन स्पिनिंग यार्न एंड वीविंग खादी। महात्मा गांधी ने यार्न के स्पिनिंग पे और खादी की वीविंग पे क्यों जोर दिया स्टूडेंट्स? इसके पीछे मैं आपको 2-3 रीज़न बताता हूँ।
एक तो खादी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ हथियार था स्टूडेंट्स, क्योंकि खादी हमारा स्वदेशी वस्त्र था और ये इंग्लैंड से आने वाले मशीनी माल को रोकने का एक जरिया था। इसी वजह से महात्मा गांधी ने अपने हर मूवमेंट में लोगों को आह्वान किया कि आप खादी से बना हुआ स्वदेशी वस्त्र ही पहनें। और खादी की स्पिनिंग और वीविंग के ऊपर स्टूडेंट्स महात्मा गांधी ने इसलिए जोर दिया क्योंकि खादी की हैंड स्पिनिंग और वीविंग से हज़ारों लाखों लोगों को रोज़गार मिलता था हमारी कंट्री में। और आपको पता है स्टूडेंट्स, महात्मा गांधी मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे और वो प्रोडक्शन बाय मासेज की बात करते थे। मींस जो मशीनों से मास प्रोडक्शन होता था, बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता था, वो उसके खिलाफ थे, क्योंकि वो कहते थे कि इससे है ना हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार छिन जाता है। इसलिए वो कहते थे कि हमें हाथ से ही खादी की स्पिनिंग और वीविंग करनी चाहिए। टेबल 6.1 इंडिया प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक्स इन इंडिया। स्टूडेंट्स, इस टेबल में हम देखेंगे कि हमारी कंट्री में कौन सा सेक्टर कितने प्रतिशत फैब्रिक का प्रोडक्शन करता है। फैब्रिक होता है स्टूडेंट्स कपड़ा या वस्त्र। तो इस टेबल में स्टूडेंट्स 2009 और 10 के डाटा दिए गए हैं और 2010-11 के प्रोविजनल डाटाज दिए गए हैं स्टूडेंट्स। प्रोविजनल होते हैं फाइनल या अंतिम। मील सेक्टर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। मील सेक्टर ने हमारी कंट्री में 2009-10 में 3.3% फैब्रिक का प्रोडक्शन किया था। और स्टूडेंट्स, मील सेक्टर ने 2010-11 में हमारी कंट्री में 3.5% फैब्रिक का प्रोडक्शन किया था। अभी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स हौजरी की। हौजरी स्टूडेंट एक छोटा सा कारखाना होता है जहाँ पे 15 से 20 व्यक्ति काम करते हैं। हौजरी में स्टूडेंट्स फैब्रिक का प्रोडक्शन करने के लिए पावर लूम्स का इस्तेमाल होता है। मील सेक्टर में तो स्टूडेंट्स फैब्रिक के प्रोडक्शन के लिए मीन्स कपड़ा बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन हौजरी जो एक छोटा सा कारखाना होता है जहाँ पे 15 से 20 व्यक्ति काम करते हैं, वहाँ पे फैब्रिक के प्रोडक्शन के लिए स्टूडेंट्स पावर लूम्स का इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स बिजली से चलने वाले जो लूम्स होते हैं जो कपड़ा बनाते हैं। तो 2009-10 और 2010-11 में हौजरी सेक्टर ने हमारी कंट्री में फैब्रिक का सेम प्रोडक्शन किया था। और हौजरी सेक्टर का फैब्रिक के प्रोडक्शन में हमारी कंट्री में 2009-10 में 84.1% योगदान था। अभी स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हैंडलूम्स की। ये लूम्स हाथ से चलाए जाते हैं स्टूडेंट्स और इन्हीं से फैब्रिक का प्रोडक्शन या कपड़े का उत्पादन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स हैंडलूम्स से हमारी कंट्री में 2009-10 में 11.3% फैब्रिक का प्रोडक्शन किया गया और 2010-11 में ये थोड़ा सा घट गया और 11.1% हो गया स्टूडेंट्स। और भी कुछ छोटी छोटी हाउस होल्ड्स इंडस्ट्री हैं स्टूडेंट्स जो हमारी कंट्री में फैब्रिक का प्रोडक्शन करती हैं, कपड़ा बनाती हैं, और उनका योगदान स्टूडेंट्स हमारे कंट्री में 2009-10 और 10-11 में सेम था और वो था 1.3%। तो स्टूडेंट्स
ये डाटाज या ये सोर्स लिए गए हैं ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई इकोनॉमिक सर्वे 2011-12। नोट देखते हैं स्टूडेंट्स। 90% ऑफ द वीविंग कटिंग एंड प्रोसेसिंग इज इन डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे कंट्री में जो कपड़े की 90% वीविंग कटिंग और प्रोसेसिंग होती है वो डिसेंट्रलाइज्ड सेक्टर में होती है। मीन्स मिल से दूसरा जो सेक्टर है उसमें होती है। स्टूडेंट्स स्टडी द फिगर्स अबाउ एंड नोट द शेयर ऑफ मिल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ फैब्रिक। स्टूडेंट्स ऊपर वाली फिगर को आपको स्टडी करना है, हमने कर भी लिया इसको, और आपको नोट करना है कि फैब्रिक के प्रोडक्शन में मिल सेक्टर का शेयर कितना है। कितना है स्टूडेंट्स? सिर्फ 3.5% 2010-11 के डाटाज के अकॉर्डिंग। अभी आपसे क्वेश्चन किया गया है स्टूडेंट, वाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन पावर लूम एंड हैंडलूम। स्टूडेंट्स हमारी कंट्री के लिए मिल सेक्टर को पावर लूम और हैंडलूम से नीचे रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स मिलों में मास प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, और यदि मिल सेक्टर हमारी कंट्री में पावर लूम और हैंडलूम से ऊपर आ गया तो हमारी कंट्री में लाखों लोगों का रोजगार छिन जाएगा। इंडिया एक्सपोर्ट्स यार्न टू जापान। स्टूडेंट्स इंडिया जापान को यार्न एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है। अदर इम्पोर्टर्स ऑफ कॉटन गुड्स फ्रॉम इंडिया आर USA, UK, रसिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो स्टूडेंट्स जिन कंट्रीज के नाम अभी मैंने आपको बताए हैं, इन कंट्रीज में भी इंडिया यार्न एक्सपोर्ट करता है, धागे का निर्यात करता है। और इंडियन जो यार्न है, भारतीय धागा है, उसका सबसे बड़ा इम्पोर्टर है जापान। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पिंडल्स इन द वर्ल्ड with 43.13 million spindles 2011-12 आफ्टर चाइना। स्टूडेंट्स इंडिया में लार्जेस्ट स्पिंडल्स को इंस्टॉल्ड करने की मीन्स स्थापित करने की कैपेसिटी है, और ये इंडिया ने किया भी है। क्योंकि स्टूडेंट्स 2011 और 12 के अकॉर्डिंग इंडिया में 43.13 मिलियन स्पिंडल्स थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। स्पिंडल्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। स्पिंडल्स व्हील के थ्रू चलता है, एक व्हील से कई स्पिंडल्स जुड़े होते हैं स्टूडेंट्स। जब व्हील घूमता है तो स्पिंडल्स चलते हैं, और जब कई स्पिंडल चलते हैं एक व्हील के घूमने से तो कई धागे बनते हैं। स्टूडेंट्स चाइना के बाद में स्पिंडल्स के मामले में हमारा दूसरा नंबर है। सिंस द मिड 80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज रिसीव्ड ए लॉट ऑफ अटेंशन। स्टूडेंट्स मिड 80s से मीन्स 1985 से स्पिनिंग सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अटेंशन रिसीव कर रहा है, मीन्स बहुत ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है। वी हैव ए लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न। स्टूडेंट्स जो सूती धागा है, कॉटन यार्न है, उसके वर्ल्ड ट्रेड में हमारा लार्ज शेयर है, बहुत ही बड़ा हिस्सा है, अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। और हम स्टूडेंट्स
कॉटन यार्न के मीन सूती धागे के वर्ल्ड ट्रेड में 1/4 कंट्रीब्यूशन देते हैं। मीन्स 25% जो धागा है वो हमारी कंट्री से बन के जाता है पूरे वर्ल्ड का। हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। स्टूडेंट्स, गारमेंट्स के वर्ल्ड ट्रेड में हमारा हिस्सा सिर्फ 4% है। आपको पता है स्टूडेंट्स, गारमेंट हम रेडीमेड क्लॉथ को बोलते हैं और ये वीविंग के थ्रू प्रोड्यूस होता है और हमारी वीविंग वर्ल्ड क्लास की नहीं है, मीन्स अच्छी नहीं है। इसी वजह से गारमेंट्स के तैयार कपड़े के ट्रेड में हमारा हिस्सा सिर्फ 4% है। आवर स्पिनिंग मिल्स आर competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce। स्टूडेंट्स, हमारी स्पिनिंग मिल ग्लोबल लेवल पे competitive हैं, मीन्स वो ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन कर सकती है। हमारा धागा इतना अच्छा है स्टूडेंट्स कि वो वर्ल्ड की दूसरी कंट्री में बनने वाले धागे से मुकाबला कर सकता है और जितना भी फाइबर हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होता है स्टूडेंट्स, उस फाइबर का भी हमारी स्पिनिंग मिल्स यूज कर सकती हैं। फाइबर में यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस्तेमाल करेंगे कपास को या रुई को, क्योंकि है ना उसी के इस्तेमाल से क्या बनता है, धागा बनता है। द वीविंग, नीटिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। स्टूडेंट्स, हमारी कंट्री में जो हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है, मीन्स जो अच्छी क्वालिटी का धागा बनता है, तो हमारी वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग यूनिट्स या इंडस्ट्रीज उसका यूज़ नहीं कर पाती। इसी वजह से हमारी कंट्री में वीविंग कमज़ोर है और स्पिनिंग हमारी अच्छी है। देयर आर सम लार्ज एंड मॉडर्न फैक्ट्रीज इन दीज सेगमेंट्स बट मोस्ट of the production is in fragmented small units which cater to the local market। स्टूडेंट्स, जो वीविंग का हमारा क्षेत्र है, जो सेगमेंट है, उसमें कुछ लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्रीज हैं, लेकिन हमारी ज़्यादातर वीविंग फ्रेगमेंटेड स्मॉल यूनिट्स में होती है। फ्रेगमेंटेड होता स्टूडेंट्स दूर दूर तक फैली हुई जो छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं, उनमें हमारी ज़्यादातर वीविंग होती है। और जो वीविंग हमारी इन स्मॉल यूनिट्स में होती है स्टूडेंट्स, और उससे जो कपड़ा बनता है वो कपड़ा सिर्फ हमारी लोकल मार्केट को ही कैटर करता है, मीन्स लोकल मार्केट की डिमांड को ही पूरा करता है। दिस मिसमैच इज़ ए मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, ये जो मिसमैच है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत ही बड़ी कमी है इसकी। कौन सा मिसमैच स्टूडेंट्स? दो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं यहाँ पे। कौन सी? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्पिनिंग तो अच्छी होती है लेकिन वीविंग अच्छी नहीं होती, तो स्पिनिंग और वीविंग एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। यही मिसमैच बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है स्टूडेंट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। एज ए रिजल्ट मैनी ऑफ आवर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अप्रैल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक। स्टूडेंट्स, यही कारण है कि हमारी कंट्री के जो स्पिनर्स हैं वो कॉटन यार्न दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर देते हैं, और जो अपैरल और गारमेंट बनाने वाले मीन्स परिधान या वस्त्र बनाने वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फैब्रिक इंपोर्ट करना पड़ता है। सपोज दैट यार्न इज सोल्ड at ₹85 per kg. If it is sold as a trouser, it fetches ₹800 per kg. Value is added at every stage from fiber to yarn to fabric and to garment. Students, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में प्रोडक्शन की एक स्टेज के बाद जब दूसरी स्टेज आती है और कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता है तो स्टूडेंट्स वैल्यू ऐड होती जाती है और चीज़ की कीमत बढ़ती जाती है। जैसे यार्न की कीमत 85 रुपीज़ पर केजी है। स्टूडेंट्स, यदि यार्न से हम कोई ट्राउज़र बनाएंगे
तो इसमें क्या फैचेज हो जाएगा, मीन्स इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 800 रुपीज़ हो जाएगी। तो वैल्यू हर स्टेज पे बढ़ती रहती है स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन की हर स्टेज पे मीन्स वैल्यू इंक्रीज होती रहती है। जैसे फाइबर से यार्न बनेगा तो फाइबर की वैल्यू कम होगी, यार्न की ज़्यादा होगी। फिर यार्न से फैब्रिक बनेगा वीविंग के बाद, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और फैब्रिक से फिर गारमेंट बनेगा तो उसकी वैल्यू सबसे हाईएस्ट होगी। वाई इज़ it important for us to improve our weaving sector instead of exporting yarn in large quantities? स्टूडेंट्स, हमें हमारे वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है यार्न एक्सपोर्ट करने के बजाय? हम यार्न दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसके बजाय हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने वीविंग सेक्टर को इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारे कंट्री में बनने वाले हाई क्वालिटी यार्न का उपयोग हमारी कंट्री में ही हो जाए। इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स ये करना, क्योंकि एक तो कंट्री में पैदा होने वाला जो यार्न है वो अच्छी तरीके से यूज हो जाएगा, और इसका सबसे बड़ा अफेक्ट ये होगा स्टूडेंट्स कि कंट्री में रोज़गार बढ़ेगा, क्योंकि स्पिनिंग में तो अच्छा रोज़गार है ही, उसके साथ साथ अगर हमारी वीविंग भी अच्छी हो जाती है और वो हमारी कंट्री में बनने वाले यार्न का यूज़ करने लग जाती है, तो स्टूडेंट्स वीविंग में भी हमारी कंट्री में रोज़गार बढ़ जाए। Although we have made significant increase in the production of good quality long staple cotton 301.5 lakh bales of 170 kg each during 2015-16, the need to import is still felt. स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया है, मीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेपल कॉटन के प्रोडक्शन में। स्टूडेंट्स, 2015-16 में हमारे कंट्री में यदि हम बात करें तो टोटल जो बेल्स थी, मीन्स टोटल गांठें थी या गठरी थी जो कपास की, वो 301.5 लाख बेल्स थी, गांठें थी। और एक गांठ का जो वेट था स्टूडेंट्स वो 170 केजी था। लेकिन स्टूडेंट्स, इतनी गांठें होने के बाद भी हमारे कंट्री में अभी भी कपास को इंपोर्ट करने की ज़रूरत है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन होता है स्टूडेंट्स अच्छी रेशे वाली लंबी कपास। पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन द वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर। स्टूडेंट्स, इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और भी कमियां हैं। एक तो इसमें पावर सप्लाई इरेटिक है, मीन्स अनियमित है, लगातार इसमें बिजली नहीं मिलती इस इंडस्ट्री को। और स्टूडेंट्स, जो इस इंडस्ट्री के अंदर वीविंग और प्रोसेसिंग सेक्टर है उनकी मशीनों को भी अपग्रेड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो मशीनें काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री। स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री की जो दूसरी प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि इस इंडस्ट्री में जो लेबर, जो मज़दूर काम करते हैं, उनका आउटपुट बहुत ही कम है। और स्टूडेंट्स, इस इंडस्ट्री को सिंथेटिक फाइबर से भी काफ़ी कंपटीशन हो गया है।